आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान के मूल आधार और आज का हमारा टॉपिक है शक्ति सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में शक्ति सिद्धांत। कल की क्लास में हमने दैवीय सिद्धांत का अध्ययन किया था। आज हम आगे बढ़ते हुए राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य के पीछे मूल तत्व बल या शक्ति है। यानी ये जो सिद्धांत है शक्ति सिद्धांत, इसका यह कहना है, इसके विचारकों का यह कहना है कि राज्य की उत्पत्ति के पीछे जो मूल सिद्धांत है वो बल है या शक्ति है। जो मनुष्य अपने शक्ति से दूसरों पर अधिकार स्थापित करे सका वह प्रथम राजा बना। इस सिद्धांत का यह मानना है विचारकों का कि जो मनुष्य अपने शक्ति के बल पर दूसरों पर अधिकार कर लिया, यानी उसको अपने अधीन कर लिया और वह प्रथम राजा बना। अपने शक्ति संगठन और अनुयायियों के बल पर जिसने दूसरों पर अपनी सत्ता स्थापित करने में सफलता प्राप्त की वही राजा बना। कहने का मतलब है कि समाज के अंतर्गत संघर्ष हुआ और जो सबसे अधिक शक्तिशाली था, ताकतवर था, उसने अपनी शक्ति और संगठन के आधार पर जो दूसरे लोग थे उनके ऊपर अधिकार कर लिया और सत्ता प्राप्त करने में उसने सफलता प्राप्त की और वही व्यक्ति क्या बना, राजा बना। इस प्रकार ही राज्य की स्थापना हुई। तो इस सिद्धांत के अनुसार शक्ति के बल पर ही राज्य की स्थापना हुई। ये अंग्रेजी में एक चर्चित कहावत है, वॉर बिगोट द किंग, अर्थात युद्ध ही राजा का जनक है। यह कहावत राज्य की उत्पत्ति के शक्ति के सिद्धांत को चरितार्थ करती है। संत ऑगस्टाइन जब कहते हैं कि राज्य वृहत स्तर पर डकैती नहीं है तो क्या है, उनका अभिप्राय यह है कि राज्य का आधार शक्ति और बल है और उसका उद्भव निश्चित ही युद्ध और हिंसा से हुआ है। तो जो प्रसिद्ध विचारक है संत ऑगस्टाइन, उसका भी यह कहना है कि राज्य की उत्पत्ति का जो प्रमुख आधार है वो है राज्य की शक्ति और बल। दूसरा विचारक प्रोप गेगरी सप्तम ने राजशाही और उद्भव पर कहा है कि राजा मूलतः वह लोग थे जो ईश्वर से विमुख थे और उन्होंने अपने अहंकार, लोभ, तृष्णा और लूटपाट की प्रवृत्ति के कारण अपने सहचरों पर हुक्म चलाने और शासन करने की युक्ति उन्होंने निकाल ली। तीसरा विचारक है डेविड ह्यूम। उसी प्रकार डेविड ह्यूम के अनुसार जनसमूह पर शासन करने वाला जो प्रथम व्यक्ति है वो युद्ध का विजेता पक्ष से रहा होगा। तो तीसरा जो विचारक है डेविड ह्यूम, उसका भी यह कहना है कि ये जो लोगों के ऊपर शासन करने वाला जो प्रथम व्यक्ति है वो आवश्यक रूप से उन्होंने अवश्य युद्ध में विजयी रहा होगा। अपने पुस्तक ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स में जेंक्स कहते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो सभी आधुनिक राजनीतिक समुदायों की उत्पत्ति युद्ध में सफलता से हुई है। इस सिद्धांत के अन्य समर्थकों में ओपनहाइमर, स्मॉल और वार्ड भी शामिल है। इस सिद्धांत को मानने वालों के अनुसार अतीत में शक्तिशाली व्यक्तियों के द्वारा अपने शौर्य, बाहुबल और समर्थकों के बल से अन्य लोगों पर अधिकार स्थापित कर लिया। ऐसे व्यक्ति प्रारंभिक काल में राजा बने और इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति। तो इन सभी विचारकों के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का जो आधार है वो शक्ति और बल है। समाज के अंतर्गत जिन लोगों में ताकत थी, बल था, उन्होंने युद्ध के द्वारा, अपनी ताकत के द्वारा जो समाज के अन्य लोग थे उन पर अपना अधिकार कर लिया और उनको अपना अनुयायी बना लिया और एक तरह से वो राजा बन गए और इस प्रकार से राज्य की इस सिद्धांत के अनुसार उत्पत्ति हुई। यदि हम समीक्षा करें तो ऐतिहासिक दृष्टि सिद्धांत में आंशिक सत्य निहित है। यानी इसको हम पूर्णतः सत्य तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें आंशिक सच्चाई है। परंतु राज्य की उत्पत्ति का यह सिद्धांत राज्य निर्माण प्रक्रिया का एक अति सरलीकरण माना जाता है कि बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने कह दिया कि राज्य की उत्पत्ति का जो आधार है वो शक्ति या बल है। अगला सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक संविदा सिद्धांत। तो हमने राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत का अध्ययन कर लिया, शक्ति सिद्धांत का अध्ययन कर लिया और अब तीसरा सिद्धांत है सामाजिक संविदा सिद्धांत। संविदा का मतलब होता है समझौता। सामाजिक संविदा या समझौता सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवीय संस्था नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य है वो दैवीय संस्था नहीं है। कौन सा सिद्धांत है? सामाजिक समझौता सिद्धांत या सामाजिक संविदा
सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य कोई दैवीय संस्था नहीं है, यानी राज्य की उत्पत्ति देव ईश्वर ने नहीं की है, बल्कि यह एक मानवीय संस्था है जिसका निर्माण व्यक्तियों के बीच आपसी समझौते के आधार पर हुआ है। तो इस सिद्धांत के अनुसार यह मानना है कि राज्य की उत्पत्ति का जो आधार है वो परस्पर समाज के जो लोग थे उन्होंने आपस में समझौते के आधार पर राज्य का निर्माण किया है। सामाजिक समझौता सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका पुनर्जागरण काल के बाद 19वीं शताब्दी तक पाश्चात्य राजनीतिक विचार परंपरा में इसका प्राधान्य रहा है, यानी इसका वर्चस्व रहा है। कुछ विचारकों के अनुसार यह एक प्राचीन सिद्धांत है जिसके अंश हम प्राचीन यूनान और रोम के राजनीतिक विचारों में भी देख सकते हैं। तो राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक संविदा सिद्धांत है, इसका यह कहना है कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है इसकी उत्पत्ति किसी ईश्वर ने नहीं की है, बल्कि यह समाज के अंतर्गत लोगों के आपसी समझौते का परिणाम है। यानी समाज के लोगों ने यह महसूस किया कि यदि समाज की हमें व्यवस्था का सही स्वतंत्र रूप से संचालन करना है तो हमें एक ऐसी संस्था का निर्माण करना होगा जो कि जिससे समाज की जो व्यवस्था है उसका सही रूप से संचालन हो सके। इसलिए उन्होंने परस्पर एक समझौते के आधार पर, विचार विमर्श के आधार पर राज्य नामक संस्था का उन्होंने निर्माण किया। प्रमुख जो विचारक हैं, सेलेस्ट फ्रेड के अनुसार प्लेटो की रचना क्रीटो और में सुकरात द्वारा अपने मृत्युदंड को स्वीकार करने और एथेंस से पलायन करने के मित्रों के प्रस्ताव को ठुकराने के पक्ष में दिए गए तर्कों में सामाजिक संविदा सिद्धांत के विचारों में उल्लेखनीय समानता पाई जाती है। तो प्राचीन जो विचारक हैं प्लेटो, उनके द्वारा जो ग्रंथ है उनमें भी इस बात का जिक्र मिलता है कि राज्य की उत्पत्ति है वो कहीं न कहीं सामाजिक संविदा सिद्धांत के आधार पर हुई है। यूनानी एपिक्यूरियन विचारक तथा रोमन विचारक पॉलीबियस और सिसरो के कुछ विचार भी सामाजिक संविदा सिद्धांत से काफ़ी मेल खाते हैं, परंतु सामाजिक संविदा सिद्धांत का वास्तविक उद्भव और पूर्ण विकास हम 17वीं और 18वीं शताब्दी यूरोप में तीन विचारकों हॉब्स, लॉक और रूसो में पाते हैं। अब देखो, सामाजिक समझौता सिद्धांत है, इसको मानने वाले या इसके जो समर्थक विचारक हैं वो तीन विचारक हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। विद्यार्थियों, इन तीन विचारकों के जो नाम है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इन तीन विचारकों ने ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हॉब्स विचारक, जिसकी प्रमुख जो पुस्तक है वो है लेवियाथन, जो कि 1651 में प्रकाशित हुई। लॉक जो विचारक है उसकी जो प्रमुख पुस्तक है वो टू ट्राइजेज ऑन गवर्नमेंट, जो कि 1689 में प्रकाशित हुई थी। और रूसो की जो प्रमुख पुस्तक है वह है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी सामाजिक संविदा, जो कि 1762 में प्रकाशित हुई थी। तो ये तीन विचारक हैं वो ये बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं सामाजिक समझौते सिद्धांत में। इन विचारकों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में कुछ समानताएं। इन सभी विचारकों के अनुसार राज्य की उत्पत्ति व्यक्तियों के बीच समझौते से हुई है। तो इन सभी विचारकों के अनुसार, सभी विचारक कौन से? हॉब्स, लॉक और रूसो। इनके अनुसार राज्य की उत्पत्ति है वो व्यक्तियों के बीच समझौते से हुई है और इन सभी विचारकों ने मानव इतिहास को दो भागों में विभाजित किया है। दो भाग कौन कौन से हैं? सामाजिक संविदा से पूर्व यानी प्राकृतिक अवस्था का काल, और दूसरा सामाजिक संविदा से नागरिक जीवन के प्रारंभ का काल। यानी सामाजिक संविदा से पूर्व मतलब कि जो सामाजिक समझौता हुआ था उससे पूर्व का समय, उसको कहा गया है प्राकृतिक अवस्था का काल। यानी उस समय कोई कानून नहीं था, कोई नियम नहीं था, एक तरह से जंगल का सा माहौल था, उसको प्राकृतिक अवस्था का काल नाम दिया गया। और दूसरा सामाजिक संविदा ने जो समझौता बना उसके बाद में नागरिक जीवन का प्रारंभ का समय है वो शुरू हुआ था। तो इसको दो भागों में बांट सकते हैं, सामाजिक संविदा से पूर्व और सामाजिक संविदा समझौते के बाद, जिसको नागरिक जीवन का प्रारंभिक काल भी कहा जाता है। परंतु प्राकृतिक अवस्था के स्वरूप, सामाजिक संविदा के ढांचे और संविदा के बाद प्रारंभ हुए नागरिक जीवन के स्वरूप, इन विचारों में भारी मतभेद है। संक्षेप में बताया जाए तो सामाजिक संविदा सिद्धांत प्रथमतः एक प्राकृतिक अवस्था की बात करता है। जो राज्य समाज से पूर्व की स्थिति है, इस स्थिति में हर मनुष्य पूर्णतः स्वतंत्र है और किसी स्थायी प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं है। सभी अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने के लिए स्वच्छंद है,
परंतु सबको उपलब्ध यह स्वतंत्रता आपस में हितों के टकराव का कारण बनती है। अतः अपने हितों के बेहतर साधन के लिए वह अन्य व्यक्तियों के साथ समझौता या अनुबंध करता है, जिसके तहत वह अपने कुछ अधिकारों का समर्पण करता है, बशर्ते बाकी सब भी उन अधिकारों का समर्पण करें। इस प्रकार के समझौते से क्या होती है, राज्य की उत्पत्ति होती है। कहने का मतलब है कि समाज के अंतर्गत जो लोगों के हित हैं, स्वार्थ है, उसके कारण लोगों के विचारों में टकराव होता है, और टकराव के कारण ही समाज के लोगों को आपस में क्या करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है। और उस समझौते के अंतर्गत हर व्यक्ति वह अपने अधिकारों का समर्पण करता है, त्याग करता है, और उन अधिकारों का समर्पण के पश्चात ही क्या होता है, राज्य की उत्पत्ति होती है। अपने स्वतंत्र स्थिति से निकलकर व्यक्ति अपने ऊपर राज्य का प्राधिकार स्वीकार करते हैं और नागरिक जीवन प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार उत्पन्न राज्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा सर्जित एक संस्था है, न कि कोई दैवीय व्यवस्था। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो राज्य की उत्पत्ति हुई है, उसका जो प्रमुख कारण है वो व्यक्तियों के बीच परस्पर किया गया समझौता है, न कि ईश्वर के द्वारा की गई उत्पत्ति। तो आज की इस क्लास में हमने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में शक्ति सिद्धांत का अध्ययन किया और सामाजिक संविदा सिद्धांत का अध्ययन किया।